तो दोस्तों आज हो गई है 14 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम भी हर बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव बेईमानी करके बीजेपी ने पलटा है चुनाव। ओपी राजभर बोले 2000 के अंतर के नीचे 50 सीटें हम हारे। जौनपुर में रिकाउंटिंग करने पर उठाया है सवाल। आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव के भले ही परिणाम आ चुके हों, लेकिन लगातार चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग पर आरोप है कि वह भाजपा के साथ मिली भगत करके चुनाव परिणामों को लगातार पलटता आया है। अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं 2014 के बाद, उनमें आप लोगों को बताते चलें, इसी क्रम में ओपी राजभर ने एक बार फिर से ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी के लिए चुनाव सरकारी अफसरों ने जीता है। गठबंधन के प्रत्याशी 50 सीटें ऐसी हारे जहां पर अंतर 2000 वोट से कम का था, जबकि 42 सीटें ऐसी हारे जहां पर अंतर 2 से 5000 था। उनका कहना था कि इन सभी सीटों पर बीजेपी ने खेल किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि अगर बीजेपी बेईमानी ना करती तो चुनाव परिणाम कुछ और ही होते। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि लगभग 100 सीटों पर हमें हराया गया है और भाजपा को यहां पर जीत दिलवाई गई है और सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है। ये कहना है ओपी राजभर का। और ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग भी खुल करके ईवीएम का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर बताते चलें, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से ईपीएफ की ब्याज दरों में कटौती समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी 2022 को खत्म हुआ था। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई अन्य मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा और जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं संसद के अंदर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी के नेतृत्व में जताया गया है भरोसा। अधीर रंजन चौधरी बोले हुई थी इस्तीफे की पेशकश पर कमेटी ने नकारा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होने तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। हां, पार्टी को मजबूत करने के लिए जल्द ही एक गहन मंथन वरिष्ठ नेता करेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश भी की। उनका कहना था कि अगर उन तीनों यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के हटने से पार्टी को फायदा होता है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, पर कमेटी ने इसको नकार दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सोनिया गांधी के इस्तीफे की पेशकश को सभी ने एक स्वर में नकारा है। और वहीं बैठक के बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सभी ने सोनिया गांधी में भरोसा जताया है और वहीं कांग्रेस अगले लोकसभा सहित सभी चुनावों के लिए तैयार। सीडब्ल्यूसी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर यहां पर विश्वास जताया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी से खबर आ रही है दोस्तों, अखिलेश यादव बहुत अच्छा लड़े, अचानक सपा के दफ्तर पहुंचे मुलायम। चुनाव रिजल्ट पर आया है पहला रिएक्शन। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अचानक से लखनऊ में सपा के दफ्तर पहुंचे। उनके यहां पहुंचते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान विधानसभा रिजल्ट पर मुलायम सिंह का पहला बयान भी सामने आया है। मुलायम ने कहा है कि अखिलेश यादव बहुत अच्छा लड़े, तुम बहुत बहुत बधाई। सपा भले ही बहुमत से दूर रही, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब 2.5 गुना ज्यादा सीटें जीती हैं सपा ने। और वहीं जबरदस्त यहां पर इजाफा वोट में भी हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों, मथुरा विवाद, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के खारिज याचिका बहाल 25 जुलाई को होगी। इस पर सुनवाई। आप लोगों को बताते चले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में
कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर निर्मित शाही ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका बहाल करती है। संत समाज के द्वारा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर काशी के तर्ज पर विशाल कॉरिडोर बनाने के मांग के बीच यह निर्णय आया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी के अंदर भाजपा की चुनावी जीत हो चुकी है और यहाँ पर अब जो याचिका पहले खारिज हो चुकी है, अब उसको यहां पर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है और इस पूरे मामले पर अब 25 जुलाई को होनी है सुनवाई। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए, सीएम अशोक गहलोत बोले। अकेले नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई है। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। इस लिस्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी शामिल है। सीएम अशोक गहलोत ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन करते हुए कहा है कि राहुल गांधी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे दमखम से मुकाबला कर रहे हैं। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि बीजेपी की सोच है आयकर ईडी के छापे डलवाओ, चुनाव आयोग पर दबाव डालो। ये तमाम हालात देश के लिए उचित नहीं है। देश के संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है, धर्म और हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण करना गलत है। ये यहाँ पर कहना है सीएम अशोक गहलोत का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी का जोरदार हमला, कहा जन विरोधी है सरकार, मिलकर के करना होगा काले कानून का विरोध। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले दोस्तों। ईपीएफ की ब्याज दरों में कटौती को लेकर के विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर हैं और इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। इसको लेकर के विपक्ष के नेता मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए इस फैसले को जन विरोधी और मजदूर विरोधी बताया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यूपी में जीत के बाद बीजेपी सरकार तुरंत अपना गिफ्ट कार्ड लेकर के आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को पिछले 4 दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। यह प्रस्ताव बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब करता है। ये यहाँ पर जोरदार हमला देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला है और कहा है कि यह सरकार जन विरोधी है। आप लोग ममता बनर्जी के इस बयान का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने की बड़ी तैयारी, अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद करहल से मैदान में उतारने की पूरी संभावना। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भले ही बहुमत की रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन वोट प्रतिशत में मिली शानदार बढ़त से काफी उत्साहित है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले उसके साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं के कारण यह बढ़त मिली है। और वहीं स्वामी प्रसाद के इस एहसान को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उनका पूरा सम्मान बरकरार रखने की तैयारी कर ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने के लिए सपा ने प्लान तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर के आजमगढ़ की सांसदी अपने पास रखेंगे। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है और इस पूरे मामले पर दोनों ही नेताओं के बीच में हुई है चर्चा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सिराथू से हार के बाद बढ़ी हैं केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें, राजनीतिक भविष्य तय करेंगे संघ और संगठन। जी हां दोस्तों, भाजपा के पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू से चुनाव हारने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बहरहाल केशव अभी विधान परिषद सदस्य हैं। ऐसे में केशव को योगी सरकार में जगह मिलेगी या उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगले सप्ताह तक करेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के, पश्चिम बंगाल उपचुनाव, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से होंगे टीएमसी के प्रत्याशी और वहीं बाबुल सुप्रियो लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की एक सीट पर लोकसभा उपचुनाव और एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के प्रत्याशी होंगे और वहीं बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो टीएमसी के उम्मीदवार होंगे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।